तो चलिए आज हम झारखंड के 2025-26 के बजट की पड़ताल करते हैं। हमारे पास इससे जुड़ी ढेर सारी जानकारी है। इस बजट को नाम दिया गया है अबुआ बजट, यानी हमारा बजट। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, हम इस बजट के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा है या ये झारखंड के भविष्य के लिए एक नया रोड मैप लिखने की कोशिश है? बिल्कुल। किसी भी राज्य का बजट उसकी तिजोरी का हिसाब किताब तो होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा वो उसकी सोच और प्राथमिकताओं का आईना होता है। और इस बार के बजट में कुछ बहुत दिलचस्प इशारे मिल रहे हैं। एक तरफ बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ खर्च करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव की कोशिश दिख रही है। आज हम इन्हीं सब पर्दों को खोलकर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उस सबसे बड़े नंबर से शुरू करते हैं जो सबकी जुबान पर है, बजट का कुल आकार 1.45 लाख करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है। इसे सरकार खर्च कैसे करने वाली है? देखिए, इस 1.45 लाख करोड़ को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे दो हिस्सों में बांटना। हाँ। पहला हिस्सा है राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो करीब 1.10 लाख करोड़ है। इसे आप सरकार के घर चलाने का खर्चा समझ सकते हैं। घर चलाने का खर्चा? हाँ, इसमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज चुकाने जैसे रोजमर्रा के खर्चे शामिल होते हैं। अच्छा, मतलब ये वो खर्चा है जो सिस्टम को चालू रखने के लिए जरूरी है। तो फिर दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये करीब 33,763 करोड़ रुपए का है और मेरे हिसाब से ये बजट का सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे जरूरी क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर वाला खर्चा है। इसी पैसे से राज्य में नई संपत्ति बनती है। नए स्कूल, कॉलेज, सड़कें, अस्पताल, पुल, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो लंबे समय में राज्य की तरक्की की नींव रखता है। तो सरकार एक तरफ अपना घर चला रही है और दूसरी तरफ भविष्य के लिए निवेश भी कर रही है। लेकिन इस निवेश के लिए राज्य की आर्थिक सेहत कैसी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चादर से ज्यादा पैर फैलाए जा रहे हों? मेरा मतलब राजकोषीय घाटे और कर्ज से है। बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, राजकोषीय घाटा यानी सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर, वो जीएसडीपी का 2.02% रहने का अनुमान है। 2.02%? जी। और राज्य पर जो कुल कर्ज है वो जीएसडीपी का 27.3% अनुमानित है। अब यहाँ एक पैमाना है, एनटीएस सिंह समिति की सिफारिश, जो कहती है कि यह 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये समिति एक तरह से राज्यों के लिए वित्तीय डॉक्टर जैसी है, जो बताती है कि सेहतमंद रहने के लिए कितना कर्ज लेना ठीक है, और झारखंड उस लिमिट से थोड़ा ऊपर है। क्या ये चिंता की बात है? हाँ, इसे वित्तीय डॉक्टर कहना बिल्कुल सही रहेगा। और हाँ, झारखंड उस लिमिट से ऊपर है, लेकिन हमें इसे पूरे संदर्भ में देखना होगा। कोविड महामारी के बाद से देश के ज्यादातर राज्यों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है और उनका कर्ज भी बढ़ा है। तो चिंता की बात है, लेकिन ऐसी नहीं कि पैनिक किया जाए। सरकार को अपनी कमाई बढ़ाने और खर्च को सही जगह लगाने पर लगातार ध्यान देना होगा। कमाई की बात आई तो ये 1.45 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? सरकार की इनकम के सबसे बड़े सोर्स क्या है? इसका बंटवारा भी बहुत दिलचस्प है। हर 100 रुपए जो सरकार कमाएगी, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 32 रुपीज वो केंद्र सरकार से टैक्स में अपनी हिस्सेदारी के तौर पे मिलेगा। 32 रुपीज, मतलब 1/3 हिस्सा लगभग। हाँ, लगभग। ये दिखाता है कि राज्य अभी भी केंद्र पर काफी हद तक निर्भर है। और बाकी के 68 रुपीज? उसमें से करीब 24 रुपए राज्य के अपने टैक्स से आएंगे, जैसे एसजीएसटी, पेट्रोल डीजल पर वैट या जमीन की रजिस्ट्री पर टैक्स। फिर करीब 18 रुपए राज्य की अपनी नॉन टैक्स कमाई से आएंगे, जैसे खदानों से मिलने वाली रॉयल्टी। और बाकी? और आखिर में बचे हुए करीब 13 रुपए उधार लेकर जुटाए जाएंगे। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस बजट को सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है, भविष्य के लक्ष्य। मैंने पढ़ा कि 2029-30 तक झारखंड को 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, और ये इस बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन है। 10 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपए। एक मिनट, 10 ट्रिलियन? अभी तो अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की भी नहीं है, करीब 4.6 ट्रिलियन पर है। इसका मतलब है कि अगले 5-6 सालों में से दुगने से भी ज्यादा करना होगा। इसके लिए तो हर साल 14% से ज्यादा की ग्रोथ चाहिए होगी। क्या ये हकीकत में मुमकिन है या सिर्फ एक अच्छा लगने वाला नारा है? क्योंकि इतनी ग्रोथ तो चीन भी अपने पीक पर बड़ी मुश्किल से हासिल कर पाया था। एनुअल ग्रोथ रेट हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
लेकिन सरकार का तर्क है कि इसे हासिल करने के लिए ही बजट में कुछ बड़े नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं और यहीं पर वो खर्च करने के तरीके में बदलाव वाली बात सामने आती है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। आप स्थापना व्यय और योजना व्यय के अनुपात की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसे समझिए 2019-20 में सरकार के हर 100 रुपए के खर्च में से 47 रुपए सैलरी पेंशन जैसे अनिवार्य खर्चों में जाते थे, यानी स्थापना व्यय में, और 53 रुपए विकास की योजनाओं पर लगते थे। इस बजट में इस अनुपात को बदलकर 37.63 करने का प्रस्ताव है। 37.63। इसका मतलब है कि अब 100 रुपए में से 63 रुपए सीधे विकास के कामों पर खर्च होंगे। एग्जैक्टली। ये सिर्फ आंकड़ों का हेरफेर नहीं है, ये सरकार की सोच में एक बुनियादी बदलाव को दिखाता है। इसका मतलब है कि सरकार अब सिर्फ एक सैलरी देने वाली मशीन नहीं रहना चाहती, बल्कि एक डेवलपमेंट इंजन बनना चाहती है। हर 100 रुपए में से 10 रुपए जो पहले तनख्वाह में जाते, अब वो सीधे सड़क, स्कूल या किसी कल्याणकारी योजना में लगेंगे। ये उस 10 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाने के लिए लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। और इस साल के लिए विकास दर का क्या अनुमान है? इस साल के लिए जीएसडीपी विकास दर का अनुमान स्थिर कीमतों पर 7.5%। स्थिर कीमतों पर मतलब महंगाई का असर हटाकर? जी, और चालू कीमतों पर यानी महंगाई को मिलाकर ये 9.9% रखा गया है। तो असल ग्रोथ 7.5% है। 7.5% एक सम्मानजनक आंकड़ा है, लेकिन ये 14.2% के लक्ष्य से अभी भी बहुत दूर है। बिल्कुल, रास्ता लंबा है। ठीक है, तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि आम लोगों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए इस बजट की पोटली में क्या है। शुरुआत सामाजिक क्षेत्र से करते हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए क्या खास है? इस मोर्चे पर सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की हो रही है। इसके तहत 18 से 50 साल की बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को अब हर महीने 1,000 रुपए की जगह 2,500 रुपए मिलेंगे। 1000 से सीधे 2,500? ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, 2.5 गुना की बढ़ोतरी। ये सीधे तौर पर उन परिवारों की खरीदने की शक्ति पर असर डालेगा। निश्चित रूप से। और घरों के लिए भी कोई योजना है? जी, अबुआ आवास योजना है, जो उन जरूरतमंदों के लिए है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इसमें 3 कमरों का पक्का घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है, जिसमें अब 60 साल से ऊपर के लगभग सभी लोगों को पेंशन मिलेगी। और मैंने एक बाल बजट के बारे में भी सुना है। ये पहली बार हुआ है ना? इसका क्या मतलब है? हाँ, ये पहली बार है और ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। झारखंड में बच्चों में कुपोषण, खासतौर पर ठिगनापन और दुबलापन एक भयानक समस्या है। अलग से बाल बजट लाने का मतलब है कि अब बच्चों से जुड़ी योजनाओं को टुकड़ों में नहीं देखा जाएगा। उनके स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर होने वाले हर खर्च को एक जगह ट्रैक किया जाएगा और एक केंद्रित रणनीति के तहत काम होगा। ये दिखाता है कि सरकार इस समस्या को कितनी गंभीरता से ले रही है। तो सरकार 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना देख रही है, लेकिन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाएगा कौन? इसके लिए तो पढ़े लिखे स्किल लोग चाहिए होंगे। क्या बजट में इसका कोई रोड मैप दिखता है? बिल्कुल, और यहीं पर इस बजट का दूसरा सबसे बड़ा फोकस आता है शिक्षा, खासतौर पर उच्च शिक्षा। ऐसा लगता है जैसे सरकार एजुकेशन सेक्टर में एक बिग बैंग करने की तैयारी में है। बिग बैंग मतलब? एक साथ कई घोषणाएं हुई हैं। जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में 3 नए राजकीय विश्वविद्यालय। जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में 3 नए तकनीकी विश्वविद्यालय। और इंजीनियरिंग कॉलेजों की भी एक लंबी लिस्ट है। हाँ, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज और गिरिडीह में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे। सोचिए, एक ही साल के बजट में इतने सारे उच्च शिक्षण संस्थानों की घोषणा। इसके अलावा मशहूर नेतरहाट स्कूल की तर्ज पर दुमका, चाईबासा और बोकारो में 3 नए आवासीय विद्यालय भी बनाए जाएंगे। ये टैलेंट को जमीनी स्तर पर तराशने की कोशिश है। इन सब के बीच 2 छात्रवृत्ति योजनाएं भी हैं जो ध्यान खींचती हैं। एक है वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। ये योजना दिल को छूने वाली है। ये उन अनाथ और दिव्यांग बच्चों के लिए है जिन्होंने 10वीं या 12वीं पास कर ली है। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए सालाना 10 लाख रुपए तक की फीस सरकार देगी। 10 लाख तक की फीस? जी। और साथ में 4,000 रुपए का मासिक भत्ता भी। ये उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने का एक जबरदस्त प्रयास है।
और दूसरी मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले स्कीम के तहत सिर्फ एसटी समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों को मास्टर्स की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजा जाता था। अब इसका विस्तार करके इसमें एससी, अल्पसंख्यक और ओबीसी समुदाय के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये सामाजिक न्याय और अवसर की समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल ठीक है। तो शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर जोर साफ दिखता है, लेकिन झारखंड की 75% आबादी तो गांव में रहती है। उनके लिए इस बजट की पोटली में क्या है? खेती किसानी का क्या हाल है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए कुल 4,587 करोड़ रुपए का आवंटन है। इसमें मछली उत्पादन पर खास जोर है, जिसे 40,000 मीट्रिक टन तक ले जाने का लक्ष्य है। लेकिन जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो मनरेगा से जुड़ा है। मनरेगा? हाँ, इसके तहत 12 करोड़ मानव दिवस का रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। 12 करोड़ मानव दिवस, ये सुनने में एक बहुत बड़ा नंबर लगता है। इसका जमीनी मतलब क्या है? क्या इससे किसी गांव में एक परिवार को 100 दिन का काम मिलने की गारंटी हो जाती है? देखिए, ये आंकड़ा लक्ष्य है, गारंटी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए मनरेगा पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रही है। ये गर्मी के महीनों में जब खेती का काम कम होता है, तब गांवों में लोगों के हाथ में पैसा देने का एक बड़ा जरिया है। चलिए अब उस क्षेत्र की बात करते हैं जो इस बजट का सबसे ग्लैमरस हिस्सा लगता है, पर्यटन। ऐसा लग रहा है कि सरकार झारखंड को एक बड़े टूरिस्ट हब के रूप में देख रही है। आप इसे ग्लैमरस कह सकती हैं, मैं इसे एक बड़ा दांव कहूंगा। सरकार पर्यटन को एक ऐसे उद्योग के रूप में देख रही है जो कम लागत में ज्यादा रोजगार पैदा कर सकता है। और घोषणाएं भी उसी स्तर की हैं। दशम फॉल, हुंडरू फॉल, नेतरहाट और पतरातू डैम पर ग्लास ब्रिज बनाए जाएंगे। वाह, ग्लास ब्रिज, ये तो सुनने में बहुत रोमांचक लगता है। मतलब अब सिर्फ झरना नहीं, झरने के ऊपर चलने का अनुभव भी मिलेगा। ये तो टूरिज्म का पूरा गेम ही बदल सकता है। बिल्कुल। इसी तरह जोन्हा, हुंडरू और त्रिकुट पर्वत जैसी जगहों पर रोपवे लगेंगे। और एक और बड़ी योजना है हेलीकॉप्टर शटल सेवा। हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ के लिए? रांची से देवघर, बासुकीनाथ, रजरप्पा जैसे तीर्थ स्थलों और बेतला नेशनल पार्क, पतरातू जैसे पर्यटन स्थलों के लिए। इससे कनेक्टिविटी की जो बड़ी समस्या थी वो दूर होगी। मतलब सरकार सिर्फ जगहों को सुंदर नहीं बना रही, बल्कि वहां तक पहुंचना भी आसान कर रही है। सही पकड़े। और साथ ही इको टूरिज्म सर्किट भी विकसित किए जा रहे हैं, जैसे गिरिडीह का उसरी फॉल और लातेहार का बूढ़ा घाघ। मकसद ये है कि पर्यटन का फायदा सिर्फ बड़े शहरों को नहीं, बल्कि दूर दराज के गांवों में रहने वाले स्थानीय लोगों को भी मिले। आखिर में उद्योग और बुनियादी ढांचे पर आते हैं। यहाँ क्या खास है? बड़े उद्योगों के अलावा इस बार छोटे और मझोले उद्योगों यानी MSMEs पर ध्यान देने के लिए एक अलग MSME सेल बनाने की बात कही गई है। ये एक अच्छा कदम है क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार यही सेक्टर देता है। इसके अलावा तसर रेशम, जिसके उत्पादन में झारखंड देश में नंबर 1 है, उसका उत्पादन लक्ष्य बढ़ाकर 1800 मीट्रिक टन कर दिया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर सड़क घनत्व लगातार बढ़ रहा है, जो अच्छी बात है। IT सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सिंदरी और देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए हैं। और एक बहुत ही दूर की सोच वाली पहल है, एक डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। इसका मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी आपदा जैसे बाढ़ या भूकंप की स्थिति में भी सरकार का जरूरी डेटा सुरक्षित रहेगा। इस सब के अलावा एक और महत्वपूर्ण घोषणा है जो सामाजिक न्याय से जुड़ी है, अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद तो पहले से थी, जो आदिवासी समुदाय के हितों के लिए काम करती है। उसी की तर्ज पर अब अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास और उनके मुद्दों को उठाने के लिए एक समर्पित परिषद होगी। ये विकास की प्रक्रिया को और ज्यादा समावेशी बनाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट कई बड़े संदेश दे रहा है। सामाजिक कल्याण, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों पर जबरदस्त फोकस है। शिक्षा के जरिए भविष्य के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने की बड़ी तैयारी है। और पर्यटन को अर्थव्यवस्था का नया इंजन बनाने पर एक बड़ा दाव लगाया गया है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो है खर्च का फोकस योजनाओं पर बढ़ाना। बिल्कुल। इस बजट में एक महत्वाकांक्षी विजन साफ दिखता है, चाहे वो 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या हर पिछड़े इलाके में बड़े शिक्षण संस्थान खोलने की बात हो। ये एक रोड मैप पेश करता है। लेकिन अब असली सवाल आता है, और जो सोचने वाली बात है वो है अमल का। योजनाओं और घोषणाओं को जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से उतारा जाता है, सफलता इसी पर निर्भर करेगी। सही बात है,
क्योंकि असली चुनौती इन हजारों करोड़ के वित्तीय आवंटनों को राज्य की जमीनी हकीकत यानी गरीबी, कुपोषण और बेरोजगारी को दूर करने वाले नतीजों में बदलने की होगी। बजट तो एक वादा है, उसकी डिलीवरी ही उसकी असली परीक्षा होगी।